हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री में पीडीएफ क्विज वगैरह प्राप्त करने के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, किसान किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया। तो किसान मोबाइल ऐप को दोस्तों खुशबू मिश्रा जी के द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी रुड़की से हैं। वर्ष 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो छठा संस्करण आयोजित हुआ। ये नाम भी में लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम में भी ईस्टर्न ब्रिज, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया। सेंट्रल एक्साइज डे। तो दोस्तों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। तो इस बार भी 24 फरवरी को ही मनाया गया सेंट्रल एक्साइज डे, या कहें कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे। ये दिवस दोस्तों सीबीईसी के द्वारा मनाया जाता है। सीबीईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ये मनाया जाता है। क्यों ये 24 फरवरी को मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि 24 फरवरी के ही दिन 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत कानून को मानने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सीबीईसी जो है इसकी स्थापना 1964 में जाकर के हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। अगला क्वेश्चन, अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अभ्यास कोबरा योद्धा ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा यूके में। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। उत्तराखंड मत समझ लेना, यूके मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। तो अभ्यास कोबरा 2022 का आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और एक वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। तो इसमें इंडिया भी हिस्सा ले रहा है। इंडिया के अलावा और भी देश हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से, जैसे स्वीडन, सऊदी अरेबिया और बुल्गारिया वगैरह। यूनाइटेड किंगडम तो है ही। तो 6 मार्च से 27 मार्च 2022 तक ये आयोजित होगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्डिंगटन में ये आयोजित किया जाएगा। क्लियर। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में बताया ही कि अभी ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसने एसबीआई पेमेंट्स के साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने दोस्तों एसबीआई पेमेंट्स के साथ समझौता किया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। बेसिकली दोस्तों 3 जिलों को टारगेट किया गया है। इन 3 जिलों में ये शुरू किया जाएगा एसबीआई पेमेंट्स के साथ मिलकर के मास्टर कार्ड के द्वारा। ये देखिए कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी। इन 3 जिलों में ये शुरू किया जाएगा। मास्टर कार्ड का एक बहुत ही चर्चित कैंपेन है टीम कैशलेस इंडिया। टीम कैशलेस इंडिया के तहत ही ये एक प्रकार से इसी का विस्तार है, ठीक है ना। ये अभियान अभी नहीं चल रहा है, ये अभियान पहले से ही चल रहा है। इसी का ये विस्तार है और इसी विस्तार के साथ इसने लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भी ये टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देगी। लखनऊ में क्या करेगी, यहाँ पर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन सहित जो स्थानीय परिवहन निकाय हैं उनके साथ भागीदारी करेगी और इनमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देगी। गुवाहाटी में क्या होगा, यहाँ पर डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 जो भारत सरकार का जो चल रहा है, इसके तहत आल असम्स रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ सहयोग किया जाएगा और रेस्टोरेंट वगैरह में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही वाराणसी में क्या किया जाएगा, यहाँ पर पर्यटकों से डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने के लिए 1000 से अधिक सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बोट यूनियन के साथ भागीदारी की गई है। यानी यहाँ पर्यटन के लिए किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर। मास्टर कार्ड आया है, 1966 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा, ये मजय लिखुटा है, अजय बंगा जो हैं ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा मास्टर कार्ड पर दोस्तों आरबीआई ने एक बार बैन भी लगा दिया था। अभी क्यों लगाया था, आरबीआई का कहना यह था कि आप अपना जो डेटा हाउस है, जो जहां पर डेटा इकट्ठा करते हो सबका, भारत के नागरिकों का, हमें और देशों से तो मतलब नहीं है, भारत के नागरिकों का जो डेटा स्टोर करते हो उसके लिए डेटा सेंटर अपना दूसरे देश में ना रखो। हमें दूसरे देश पर भरोसा नहीं है, उसका डेटा सेंटर आप इंडिया में ही रखो। इंडिया में डेटा सेंटर बना लेना, तब आपका
आपका जो बैन है वो हटा लिया जाएगा, तब तक आप कोई नया कार्ड इशू नहीं कर सकते हो। अगला, हाल ही में किसे पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी, इनके आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है संजीव सान्याल को। संजीव सान्याल यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये वित्त मंत्रालय में अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार के पर हैं, तो इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद होता है, ये आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री जी को सलाह देता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया एक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईसी डाटा जारी किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने ये ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईसी डाटा जारी किया हुआ है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों ग्रामीण कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा। ये जो केंद्र सरकार की बहुत ही पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने सुना होगा, बहुत पुरानी योजना है। इसके तहत गांव-गांव पर जहां जहां पर भी कोई व्यक्ति निवास करता है, उसको सड़कों से, रोड से कनेक्ट किया जाए, ये योजना है। ये योजना चलाई गई थी सन 2000 में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत ही चर्चित योजना रही। तो इस योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव किया जाए, जिससे अभी जहाँ भी जो भी गाँव अभी वंचित रह गए हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। इसके लिए एक प्रकार का जीआईसी डेटा जारी किया गया है, ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी किया गया है। ये किसके द्वारा? गिरिराज सिंह जी के द्वारा जारी किया गया है, ओके। इस डेटा में 8 लाख से अधिक ग्रामीण सुविधाओं के लिए जीआईएस डेटा इंक्लूडेड है। सन 2000 में ये योजना शुरू की गई थी और उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ पर भी कोई भी बसावट है, जहाँ पर भी कोई बसे हुए नागरिक हैं, उनको रोड से कैसे कनेक्ट किया जाए, ये योजना का उद्देश्य था। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं दोस्तों के.एन. राघवन। के.एन. राघवन जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। खास बात यह है कि ये भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक तो थे ही, इनको अब इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगले 2 वर्षों के लिए ये चुने गए हैं। 31 मार्च को अभी सिंगापुर में जो प्रतिनिधिमंडल का प्रमुखों की बैठक होगी, उसमें ये अध्यक्षता करेंगे। अब तक केवल भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में ही। अगला देखते हैं, हाल ही में कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में पांच दोस्तों जो जैविक किसान हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं, उनको धरती मित्र पुरस्कार दिया गया है। धरती मित्र पुरस्कार, धरती मित्र पुरस्कार की शुरुआत बाय द वे 2017 में की गई थी और अभी इसको दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये धरती मित्र पुरस्कार जो है ना, अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड्स हुआ, समारोह हुआ, जिस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी और इसके अलावा करंट अफेयर में बताया था, उसी के साथ टाई अप करके इन्होंने ये अवार्ड दिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये अवार्ड समारोह है, इसी में एक मंच हमारा भी हो जाएगा, हम भी अवार्ड इसी में साथ में दे देंगे, है ना, अलग से आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के साथ ही मिलकर के इन्होंने 5 किसानों को सम्मानित कर दिया और 5 लाख रुपए जो प्रथम स्थान पाया था उनको मिला। 5 लाख रुपए मिलते हैं प्रथम स्थान के विजेता को। 2017 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये दिया जाता है। जो जैविक किसान होते हैं, जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनको मान्यता देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं अभी आप, अभी नहीं तो कभी नहीं। डिसीजन लीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में बहुत ही यूनिक तरीके से बताई जा रही हैं, बिल्कुल अलग अभी तक का। इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वो आपको किसी और बैच में, किसी और पेड बैच में वीडियोज़ नहीं मिलने वाली हैं। तो क्योंकि एनटीपीसी का सिलेबस ही बिल्कुल अलग ही है, उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जीके जीएस का स्पेशल बैच व्हाट्सएप पर पता कीजिए कितने में है, कैसा है, क्या क्या मिलेगा, और जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर और एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर बैगनी क्रांति शुरू हुई? तो बैगनी क्रांति दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में शुरू हुई है। रामबन जिले में बैगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन,
एक्चुअली में ये जम्मू कश्मीर के कई और जिलों में पहले से ही चल रही है, लेकिन अभी रामबन इलाके में भी इसे शुरू कर दिया गया है, रामबन जिले में भी इसे शुरू कर दिया गया है। ये अभी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जिले में पहले से ही चलाई जा रही है। ये CSIR जो है ना, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में इसकी जो लैब है, जो IIIM के माध्यम से बनाई गई है, उसके साथ मिलकर के इसने डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में पहले ही उच्च मूल्य वाली तेल युक्त लेवेंडर फसलों की शुरुआत की थी। और इसी तेल युक्त लेवेंडर फसलों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक क्रांति सी आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री बढ़ी। इसी वजह से इसे एक बैगनी क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, पर्पल कलर की होती है खेती भी, जैसे कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बैगनी क्रांति दिया गया, क्योंकि ये अरोमा या लेवेंडर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और CSIR के द्वारा यहाँ पर एक प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था। तो अभी जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में भी, रामबन जिले में भी ये शुरू कर दिया गया है। अगला है SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित होगा SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। SAAF का मतलब होता है साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन होता है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ। तो इसके द्वारा जो क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित कराई जाती है, ये इस बार कोहिमा नागालैंड में होगी। अच्छा, साथ ही साथ नागालैंड ही 56वीं जो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, इसकी भी मेजबानी करेगा। यानी जो नेशनल लेवल का होता है इसकी भी मेजबानी करेगा, और जो एशियन लेवल में होता है इसकी भी मेजबानी करेगा नागालैंड। ठीक है, अब देखिए, जो दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, यानी कि जो सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, इसका शुभंकर है, इसका मस्कट है हॉर्नबिल। और जो 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, इसका मस्कट है अकीमजी। तो दोनों मस्कट आपको याद रखना है। ठीक है ना, जैसे टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या था? मिराइटोवा था, मिराइटोवा। और टोक्यो पैरालंपिक का क्या था? सोमाइटी था। अभी फीफा महिला के लिए, महिला विश्व कप के लिए क्या चुना गया है? इसके लिए ईभा चुना गया है, ईभा। इसके अलावा अभी बीजिंग ओलंपिक हुआ दोस्तों, उसमें बिंग डोएन डोएन था मस्कट। और अभी इसके बाद जस्ट पैरालंपिक भी होगा बीजिंग में, शीतकालीन। ठीक है, विंटर पैरालंपिक, तो उसका डोएन रैन रैन है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला, हाल ही में कहाँ पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन हुआ? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ दुबई में। दुबई यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, देखिए ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। UAE इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कह करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और इसमें ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिखाई जाएंगी, यानी फ्यूचर में जो भी चीज़ें आने वाली हैं या फिर कोई नया अगर इनोवेशन होता है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर रखे जाने की इनकी प्राथमिकता होगी, यहाँ पर वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल फ्यूचर को ध्यान में रख करके ये म्यूजियम बनाया गया है। 7 मंजिलों का, 7th फ्लोर का ये है म्यूजियम, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। UAE इसको यही कहकर प्रमोट कर रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है ये ऊपर चांदी की बनाई गई, ऊपर जो दिख रहा है ये कवर, ये चांदी की है। और इस पर देखिए दुबई के शासक ने अपनी एक कविता भी लिखी है, या कहें लेख लिखा है इन्होंने। इसमें बेसिकली इन्होंने इसमें बताया है कि दुबई में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खास है, दुबई आने वाले समय में कैसे इम्पोर्टेंस रखा जाएगा, दुबई का वर्ल्ड के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, विश्व शांति, विश्व के विकास में क्या क्या चीज़ें खासियत होगी, मतलब खूब बखान किए हैं, बढ़ चढ़ के सभी करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद आई है तो इसको एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट वाली करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थोड़ी सी आदत खराब है, लेट आती है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो भी मिलता है क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया? तो फिश वाले ऐप लॉन्च किया है किसने, बताइए आप बताओगे। अगला, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। इसकी क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, टेलीग्राम पर वन लाइनर मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।